हेलो। तो आप भी एक होम बायर हैं जिन्होंने एक घर का सपना देखा था और उसके साथ बैंक का लोन लिया था, और आज आपको कुछ साल के बाद लगता है कि आपको चीट किया गया है। लेकिन आप अभी भी इसी गलतफहमी में हैं कि आपको चीट बिल्डर ने किया है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। आपको चीट बैंक और बिल्डर दोनों ने मिलकर किया है। अब आप आगे क्या स्टेप ले सकते हैं, इस वीडियो को देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, केवल 7 टॉप सिटीज में 4.8 लाख होम दे आर स्टक, दे आर डिलेड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बैंकों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। और वो कैसे? अगर आप भी होम लोन में फंसे हुए हैं, स्टक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, तो अब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बैंक के जाल से निकलने के लिए? आगे देखिए। जो ये होम बायर्स हम फंसे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न बैंक है। अगर बैंक ये फेक अप्रूवल, डब्ल्यूएस अप्रूवल नहीं देते, गाइडलाइंस को फॉलो करते, तो इन सब में हम नहीं फंसते। हमें ट्रैप किया गया बैंकों ने पॉन्जी स्कीम्स में, सबवेंशन स्कीम में, कंस्ट्रक्शन लिंक स्कीम में, और इन्होंने आरबीआई, एनएचबी, एनडीए में ये सब गाइडलाइंस बिल्कुल नहीं मानी, और इन्होंने अपने मन मुताबिक बिल्डर के साथ सेटिंग के हिसाब से इन्होंने लोन बांटे हैं। तो स्टक होम बायर्स इन इंडिया रेफर टू पीपल जिन्होंने हु इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी बट अनेबल टू ऑब्टेन पोजीशन। अभी 7 साल हो गया है, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 12 साल हो गया, लेकिन घर मिल ही नहीं रहा है। ये ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी पुअर है। बहुत जगह पे स्टक डिलेड कंस्ट्रक्शन की वजह से जो बचा कुचा है वो भी जर्जर होता जा रहा है। लीगल डिस्प्यूट्स अलग चल रहे हैं। सो बैंक्स आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज डिलीज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय होम बायर्स। देयर वाज नॉन कंप्लायंस विद प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। बैंकों ने केवल लोन बांटा, बिल्डर के साथ सेटिंग की, लोन बांटा। इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई अप्रूवल नहीं। लैंड टाइटल क्लियर है, लैंड टाइटल क्लियर नहीं है, पैसे पूरे दिए गए हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं है लैंड में। बैंक को कोई मतलब नहीं था। इन्होंने पहले बिल्डर को लोन दिया, उसके बाद होम बायर्स को ट्रैप किया। बैंकों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि बिल्डर को जब लोन दिया गया वो डाइवर्ट ना करे, लेकिन बिल्डर ने डाइवर्ट किया, इधर का पैसा उधर लगाया, पर्सनल यूज किया। बिल्डर के कोई क्रेडेंशियल्स इन्होंने अच्छे से वेरीफाई नहीं करे। आजकल जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स होती हैं, इनको अपना डेटा एमसी की वेबसाइट पर डालना पड़ता है। इनके पहले के कोई लोन है बैंकों से, लेकिन बैंकों ने कोई काम अपना क्रेडेंशियल चेक करने के लिए नहीं किया। इन्होंने बस लोन दिया। एंड एज बैंक्स हैव फेल्ड टू डू, तो ये डिले बढ़ते गए और बिल्डर ने पैसा इधर का उधर घुमाया और बैंकों ने कुछ नहीं किया। अब अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं तो अब आप कैसे करेंगे? अब आप बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो बैंक को करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जैसा आपको पता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस भी लिए होंगे, लीगल के भी चार्जेस लिए गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है? अगर आप ऐसे किसी स्टक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं जिसमें बैंक का लोन है और आप सालों साल ईएमआई भर रहे हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है, आई रिक्वेस्ट आप एक लेटर बैंक को डालें। पहला लेवल पे जाएगा, ये कस्टमर सपोर्ट को जाएगा। आप कस्टमर सपोर्ट को ईमेल डाल के लिखेंगे कि ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है और इस लोन अकाउंट नंबर के साथ एसोसिएटेड ये डॉक्यूमेंट मेरे को दीजिए। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, जो भी आपका बिल्डर बैंक बायर का एग्रीमेंट है, उसके एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे उसमें क्लॉजेस होंगे, किन क्लॉजेस से आप एग्जिट कर सकते हैं। आप बैंक से डिमांड करेंगे रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट मेड बाय बैंक टू द बिल्डर। बैंक ने बिल्डर को कौन से अकाउंट में पैसा दिया उसका प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि बैंक बिल्डर का प्रोजेक्ट ए था लेकिन बैंकों ने प्रोजेक्ट बी के एस्क्रो अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करें। ऐसा भी बहुत केसेस में हुआ है। तो आपके केस में ऐसा हुआ है नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको कैसे पता चलेगा? आप बैंक से कहिए आप मेरे को रिसिप्ट दीजिए, बिल्डर के कौन से अकाउंट में पैसा गया, किस डेट को पैसा गया और मोड ऑफ पेमेंट क्या था। उसके बाद बैंक, जैसा कि होम लोन होता है, सिक्योर्ड लोन होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसके लिए इनको वैल्यूएशन रिपोर्ट करानी होती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ है? प्रॉपर्टी की। इसमें बैंकों को कंपलसरी है कि थर्ड पार्टी का आपको वैल्यूएशन कराना होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से। फ्री बैंक का कोई एम्प्लॉय आपस में सेटिंग करके ना करे, तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट का ये वैल्यूएशन रिपोर्ट डिमांड करिए बैंक से। इसके साथ साथ एनडीएमए की गाइडलाइंस है और आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो लोन डिसबर्स होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो वो कंस्ट्रक्शन स्टेटस रिपोर्ट कहाँ है? जिस डेट को डिसबर्समेंट होता है वो कंस्ट्रक्शन स्टेटस होना चाहिए। जैसे किसी का सीएलपी प्लान है, 50% कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर ने आपसे 30%, 40% कंस्ट्रक्शन में 100 पेमेंट ले ली, 100% पेमेंट ले ली, जबकि ये इलीगल है, कंप्लीट वायलेशन ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस है। इनकी कंस्ट्रक्शन स्टेटस रिपोर्ट कहाँ है? और पांचवा इंपॉर्टेंट, लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट क्या है? लीगल टाइटल सर्च, उस जमीन पे और किसी का कोई क्लेम है नहीं है, टाइटल क्लियर है नहीं है, उसकी लीज की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। नोएडा में तो ये टोटली स्कैम है। बिल्डर ने केवल लैंड यूज का 20% दिया है। जिस लैंड यूज केवल 20% दिए गए हैं उस पर 100% लोन कैसे किया बैंकों ने? ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आएंगे। अब लेवल 1 पे कंप्लेंट भेजने के बाद अगर आपको कोई सेटिस्फाइड रिस्पांस नहीं मिलता है, उत्तर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट देने से मना करते हैं, तो आप लेवल 2 पे बैंक का नोडल ऑफिसर होता है, तो उसका ईमेल अकाउंट देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे और उसको उस ईमेल को फॉरवर्ड करेंगे, ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है, ये मेरे को आप डॉक्यूमेंट दे। अगर आपको फिर भी डॉक्यूमेंट देने से बैंक मना करता है तो आप इसी कंप्लेंट को सीनियर मैनेजमेंट, और इनकी सीनियर मैनेजमेंट की ईमेल आईडी आपको गूगल पे मिल जाएगी, और आप उनसे कहिए कि बैंक ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे हैं और मेरे को हरास किया जा रहा है। अभी जब बैंक कई बार कहेंगे कि ये हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट कैसे हैं? आपने इन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमसे चार्ज किया है, ये आपको गाइडलाइंस में रिक्वायरमेंट है, आप मेरे अगेंस्ट केस डालने जा रहे हैं या केस डाल दिया है, तो मैं कोर्ट में कैसे करूँगा? ये डॉक्यूमेंट आप उनसे मांगिए। बिना डॉक्यूमेंट के आप कहीं आगे काम नहीं कर सकते हैं। आप रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन स्टेटस, लीगल टाइटल सर्च, बैंक आपको क्या करेगा? थर्ड पार्टी रिपोर्ट देके वो कहेगा कि यही हम आपको दे सकते हैं, इसके अलावा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने उस पर रहना है। अगर बैंक आपको एक बार में रिस्पॉन्स नहीं देता, आप रिमाइंडर करके, जब आपका लेवल 3 सीनियर मैनेजमेंट पे चला जाता है, इनको आप वीकली बाई वीकली एक रिमाइंडर डालते रहिए, जो आगे कोर्ट केस करने में, अगर बैंक ने आपके अगेंस्ट कोर्ट केस किया है तो वो आपको हेल्प करेगा कि मैं इनसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, और ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है बैंकों ने कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है, कहाँ कहाँ गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है। तो ये डॉक्यूमेंट आप मांगे, ईमेल, ये मस्ट है। अब जैसे कि आपकी देख रहे हैं आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसमें आरबीआई ने कहा है
कि जो ये 80-20, 75-25 वाले हैं, ये सबवेंशन स्कीम सब गलत हैं। They are likely to expose the banks as well as home loan borrowers in case of disputes between borrowers, developer, builders, default, payment of interest, agreed period of borrower, non-completion of project on time. तो आरबीआई ने ये सब गाइडलाइंस देखिए टाइमली रिलीज की हैं, लेकिन बैंकों ने नहीं मानना है। डेवलपर्स, banks run disproportionately higher exposure with concomitant risk of diversion of funds. ये आरबीआई ने 2013 में लिख के दिया, लेकिन उसके बाद भी बैंकों ने ये सबवेंशन स्कीम पर इन व्यू ऑफ हायर रिस्क एसोसिएटेड विद सच लम्प सम डिसबर्सल ऑफ सैंक्शन लोन अमाउंट एंड कस्टमर सुटेबिलिटी, बैंक्स आर एडवाइज्ड दैट disbursal of housing loan sanctions to individuals should be closely linked to stages of construction of the housing projects. Upfront disbursal should not be made. आप देखिए आरबीआई कितना क्लियरली लिख रहा है, upfront disbursal should not be made in case of incomplete under construction greenfield housing project. तो आप देखिए ये बैंकों को ये क्लियरली डॉक्यूमेंट दिखाता है, बैंकों ने अपनी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। तो ये क्या है? दिस इज अ वायलेशन ऑफ गाइडलाइन, इट इज अ फ्रॉड विद होम बायर्स, फ्रॉड विद आरबीआई। और बैंक के मैनेजमेंट, बैंक के ऑफिसर जिन्होंने इस तरीके के लोन पास कर रहे हैं, अप्रूव करें, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सिमिलरली एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसके अंडर एचडीएफसी, पीएनबी, एचएफएल, जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो सब इनके अंडर आती हैं। सेम गाइडलाइंस इन्होंने नवंबर 18, 2013 में इशू करी है। तो इन्होंने सेम वही वर्डिंग यूज करी है। एचएफसीज आर एडवाइज्ड दैट डिसबर्सल ऑफ हाउसिंग लोन सैंक्शन टू इंडिविजुअल्स शुड बी क्लोजली लिंक्ड टू स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, अपफ्रंट डिसबर्सल शुड नॉट बी मेड इन केसेस ऑफ इनकम्प्लीट। तो देखिए आप बैंकों ने कितना बड़ा चीटिंग किया हम लोगों के साथ। ऐसे ही आपका ये एनडीएमए की गाइडलाइंस है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये गाइडलाइंस 2010 में रिलीज हुई थी। आरबीआई ने और एनएचबी ने ये गाइडलाइंस बैंक और एचएफसीज के साथ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ शेयर गई थी। इन्होंने कहा था, ये कह रहे हैं कि द ओनर्स ऑफ चेकिंग द कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी प्रोविजंस बाय द लोन फाइनेंस बिल्डिंग लाइज विद द बैंक्स एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन्स। तो जिन जिन ने भी होम लोन दिया है वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाई करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। In general, independent assessment of disaster resilience of such housing proposal is often missed by the banks themselves as indicated by the structural damage. जैसा आपको पता होगा, जेंटल्स पैलेस रिजर्व गुड़गांव में छठा फ्लोर जो था ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, और जस्ट 4 से 5 साल 6 साल पुरानी बिल्डिंग है वो, और लोग उसमें बेघर हुए, 2 लोगों की डेथ हुई। मैं तो डेथ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये मर्डर हुआ बैंक और बिल्डर के द्वारा। उन्होंने बिल्डर ने तो स्ट्रक्चर किया ही नहीं, बैंक ने भी उस अपनी ड्यूटीज को नहीं किया प्रॉपर्ली। तो इनिशियल लोन अमाउंट जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंट बिफोर स्ट्रक्चरल डिजाइन। सो जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उससे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, वो पिलर कैसे स्ट्रांग है, ओवरऑल बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग है, उसके बारे में वो बताया जाएगा, और सर्टिफिकेट जो आर्किटेक्ट इशू करेगा। उसके बाद पार्शियल लोन अमाउंट बेस्ड ऑन स्टेज वाइज कंप्लीशन। देखिए आप यहाँ पे भी लिखा हुआ स्टेज वाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय आर्किटेक्ट। तो ये बैंक को आर्किटेक्ट अपना अपॉइंट करना है, और वो रेगुलर बेसिस पे उस कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देखेगा, उस कंप्लीशन स्टेटस के हिसाब से वो लोन डिस्बर्स करेगा। दैट इज पार्शियल लोन अमाउंट। इसमें एक बार भी नहीं कहा गया कि पूरा लोन आपको देना है। एंड फाइनल लोन अमाउंट बेस्ड ऑन फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि नोएडा, बेंगलोर, महाराष्ट्र, बहुत सारे प्रोजेक्ट में लोग विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहने को मजबूर हैं, उनको पोजीशन दे दिया बिल्डर ने। अगर बैंक यहाँ पे अपना काम करते तो जो आज परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं वो सब नहीं झेलनी पड़ती। इसीलिए बैंकों से ये डॉक्यूमेंट डिमांड करना जरूरी है। आप हमारे को ये आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट दीजिए जब आपने डिस्बर्समेंट किया। बताइए, जब आपको फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, उसके बाद फाइनल लोन डिस्बर्स कैसे हो गया पूरा 100%? 15% मेरा गया, 85%, 80% बैंक ने कैसे दे दिया? द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो इक्वली कीन टू इंश्योर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही फायदा, बैंक का फायदा है। क्यों? अगर आपका मकान गिर गया, कोई आदमी मर गया, तो वो आदमी उस मकान का लोन कैसे चुकाया जाएगा? वो मकान तो है नहीं, उसको बैंक बेच नहीं सकता। तो इसी सब के लिए लिखा है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस could insist on ensuring that disaster resistant features are incorporated in actual construction before loan is sanctioned or disbursed. The improved techno-financial regime should be applicable to both new construction as well as addition modifications. The entire range of housing construction from the built for self-occupation to those provided by builders and developers to individual buyers. देखिए बहुत क्लियरली एनडीएमए गाइडलाइंस में बताया गया है कि इंडिविजुअल होम बायर्स के जो प्रोजेक्ट है उसके भी आपको ये पूरी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और इसका फायदा क्या है? सेफ्टी ऑफ बैंक फाइनेंस एसेट्स। जो बैंक के फाइनेंस एसेट्स हैं, अगर आप कल को लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक कैसे रिकवरी करेगा? बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के रिकवरी करेगा, बट जब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो रिकवरी कहाँ होगी? तो ये होम बायर्स को समझने की जरूरत है, और बैंकों से घबराना नहीं है। इन्होंने फ्रॉड बैंक ने आपके साथ किया है, बिल्डर से ज्यादा बड़ा फ्रॉड बैंक ने किया, क्योंकि मिडिल क्लास होम बायर का ट्रस्ट बैंक पे ज्यादा रहता है बिल्डर के मुकाबले। अगर आपके 2 प्रोजेक्ट हो, एक में बिल्डर का कोई अप्रूवल नहीं हो बैंक, और दूसरे में बैंक का अप्रूवल हो, तो आप किसके पास जाएंगे? तो उस सब चीज को समझिए और बैंकों पे इंसिस्ट करिए कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। अभी बैंक क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट फेक चेक केस डाल सकते हैं। तो उन चेक के लिए क्या है, ये मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। इसमें क्या करा था, बैंक ने जो आपसे सिक्योरिटी चेक लिए थे, ये बैंक का केस नहीं है, जो सिक्योरिटी चेक थे, तो किसी ने सिक्योरिटी चेक पे विदाउट एनी डिस्कशन उसमें आपका डेट अमाउंट भर के डाल दिया और बाउंस करा दिया। क्योंकि आपका जैसे क्या है कि आप उसको पता है आप मिडिल क्लास होम बायर हैं, आपके पास 1 लाख 2 लाख अकाउंट में होगा, वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख का अमाउंट करके डाल देते हैं, कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो फिर वो आपको हैरेस करने का तरीका है। बट हाई कोर्ट ने कहा है ये this modification amounts to material alteration and this negotiable instrument, so this check becomes void, और hence prosecution under section 138 of negotiable instrument cannot be initiated। तो इस पे 138 का वो केस चल नहीं सकता है। इसके लिए आपको एक अच्छा वकील की जरूरत होगी, लेकिन आपको खुद भी समझना होगा, बिना पढ़े समझे आप नहीं कर सकते हैं। तो इनको डॉक्यूमेंट को पढ़िए, समझिए और आगे स्टेप लीजिए, बैंकों से डॉक्यूमेंट डिमांड करिए। चलिए, जय हिंद, बाय।